मेरी बेवा बहन ने मेरी जानिब एक खाकी लिफाफा बढ़ाया और कहने लगी, आबिद ये तुम्हारे लिए है। मैं बड़ा हैरान हुआ क्योंकि आजकल हमारे घर के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे। हमें तो 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती थी। आज रात भी सिर्फ मेरी बहन के 6 साला बेटे साथ को ही खाना मिला था। हम सब ने तो फाका ही काटा था। ऐसे में मेरे लिए ये तोहफा हैरान कौन था। मैं शशोपंच में मुब्तला था कि आया मुझे ये लिफाफा थाम लेना चाहिए या नहीं। मुझे सोच में गुम होता देखकर मेरी बहन बोली, आबिद ये लिफाफा तुम थाम लो। मैंने वो लिफाफा पकड़ा और इसे जल्दी से खोल कर देखा तो इसमें बहुत से पैसे थे। मैं बोला, बाजी ये क्या है? मेरी बहन कहने लगी, आबिद ये पैसे मैंने अपने सोने के जेवरात बेचकर हासिल किए हैं। ये पूरे 7 लाख रुपए हैं। मैं बोला, बाजी आपने ऐसा क्यों किया? आपके शौहर इस दुनिया से चले गए हैं, ये अब आपका सरमाया था। आपने जेवरात क्यों बेच दिए? कल को वो साथ के काम आएंगे। बाजी बोली, आबिद तुमने भी खूब बात कही है। हमारे घर में फाके हो रहे हैं, गुजर बसर मुश्किल हो गई है, और तुम्हें साथ के मुस्तकबिल की पड़ी है। तुम ऐसा करो कि इन पैसों से टैक्सी खरीद लो, कम से कम थोड़ा बहुत तो कमाने लगोगे ना। मैंने वो पैसे बाजी की जानेब बढ़ा दिए और बोला, ये पैसे आप वापस करके अपने जेवरात ले आइए। मैं कोई और काम ढूंढ लूँगा। मेरी बात सुनकर बाजी हंसी थी और फिर रोने लगी। फिर बोली, मुझे बेवा होकर अम्मी के घर आए हुए 1 बरस हो गया है। इस 1 बरस में तुमने मुलाजमत ढूंढने की बहुत कोशिश की मगर तुम नाकाम रहे हो। अब तो मोहल्लेदारों ने भी हमें कर्ज देना बंद कर दिया। मुझे यही फिक्र है कि मेरा बच्चा स्कूल से निकाल दिया जाएगा। मैं इसे महरूम नहीं देखना चाहती। मैं चाहती हूँ कि वो इस परेशानी में ना रहे। आज खाना मिलेगा भी या नहीं? बताओ, अगर तुम नहीं करना चाहती तो मैं खुद ही किसी फैक्ट्री में मुलाजमत कर लेती हूँ। बाजी की ये बातें सुनकर मेरा दिल बैठ सा गया था। मैं बोला, बाजी आप ये सब क्या कह रही हैं? मेरे होते हुए आपको काम करने की क्या ज़रूरत है? बाजी ने पैसे मेरी जानेब बढ़ा दिए और बोली, ये थाम लो। ना चाहते हुए भी मैंने वो पैसे ले लिए थे। मैं जल्दी से घर से बाहर निकल आया था। मैं बेबसी की इंतहा पर पहुंच चुका था। मैं एक ऐसा भाई था कि अपनी बहन को कुछ देने की बजाय उससे ही ले रहा था। मैं सारी रात घर नहीं लौटा था। सड़क के किनारे बैठा रोता रहा, इस उम्मीद पर कि शायद मेरे दिल का बोझ कुछ कम हो जाए। मगर हर गुजरते पल के साथ मैं मज़ीद उदास होता गया। सुबह घर लौटा तो मेरी बाजी मुतफक्किर अंदाज में मेरे सामने आकर खड़ी हो गई और कहने लगी, आबिद तुम रात भर कहाँ रहे हो? मैंने बहाना बना दिया कि मैं दोस्तों के साथ मिलकर मुशावरत कर रहा था कि मुझे इन पैसों को किस काम पर लगाना चाहिए। बाजी कहने लगी, तुम इस बात की फ़िक्र मत करो, मैंने सारा इंतज़ाम किया हुआ है। आज तुम पड़ोसन जमीला के शौहर के साथ जाना, वो तुम्हें टैक्सी दिलवा देगा। मैंने हाँ में सर हिला दिया और फिर 11 बजे घर से निकल गया। बाजी जमीला के शौहर तनवीर भाई ने मुझे कम पैसों में एक सेकंड हैंड टैक्सी दिलवा दी थी। ये टैक्सी देखने में काफ़ी अच्छी थी। मैं बहुत खुश हो गया था कि अब सवारियां मेरी गाड़ी में सवार हुआ करेंगी और मेरे घर के हालात भी अच्छे हो जाएंगे। तनवीर मुझे अड्डे पर छोड़ आया था जहाँ से लोग टैक्सी बुक करवाते। जाने से पहले तनवीर ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और बोला, अच्छा यार अब मैं चलता हूँ, आगे किस्मत या नसीब। उसकी बात सुनकर मैं हैरान हो गया था क्योंकि अब तो सब कुछ मेरे ही हाथ में था। मुझे यकीन था कि बहुत जल्द ही मेरी कमाई शुरू हो जाएगी। मैं सवारी के इंतज़ार में खड़ा था जब एक बड़ा सा स्याह मर्द मेरे रूबरू आकर खड़ा हो गया। कहने लगा, यहाँ पर नए लगते हो? मैंने जल्दी से हाँ में सर हिला दिया और बोला, जी जी आज मैं पहले ही दिन काम पर आया हूँ, लेकिन आप हरगिज़ फिक्र ना करें, मैं गाड़ी चलाने में महारत रखता हूँ। उस आदमी के माथे पर बल पड़ गया। कहने लगा, तुम नए हो इसलिए तुम्हारी गाड़ी को नुकसान नहीं पहुंचाता। ये मेरा अड्डा है, यहाँ पर तो परिंदा भी मेरी इजाज़त के बगैर पार नहीं मार सकता। या तो तुम मुझे बता दो या फिर यहाँ से 9 2 11 हो जाओ। मैं उसकी बात सुनकर हैरान हो गया और झट से बोला, भाई साहब मेरे पास तो घर की दाल रोटी चलाने के लिए भी पैसे नहीं है। एक गाड़ी भी बहन के जेवरात बेचकर खरीदी है और आप मुझसे भत्ते की तवक्को करें? मुझ पर एहसान करिए और मुझे यहाँ पर गाड़ी खड़ी करने की इजाज़त दे दें। मेरी बात सुनकर उस आदमी ने मुझे गुस्से से देखा और कहने लगा, पैसे नहीं है तो यहाँ खड़े होने की भी इजाज़त नहीं है, और अगर तुम अपनी खैर चाहते हो तो यहाँ से जल्दी जल्दी चले जाओ, वरना तुम्हारी गाड़ी का मैं वो हशर करूँगा कि उम्र भर रोते फिरोगे। वो शख्स शक्ल से ही सख्त किस्म का लगता था। मुझे उम्मीद थी कि मेरी कोई बात, मेरी कोई मजबूरी उसके दिल पर असर करने वाली नहीं थी। इसलिए मैंने फ़ौरन मजबूर होकर अपनी गाड़ी स्टार्ट की और वहाँ से निकल पड़ा। मैं अभी सड़क के किनारे जाकर खड़ा हो गया, इस उम्मीद पर कि शायद मुझे वहाँ पर कोई सवारी मिल जाए। मगर सुबह से शाम हो गई, मुझे कोई सवारी न मिली। अब मेरा दिल घबराने लगा था कि खाली हाथ घर कैसे वापस जाऊँगा। मैं इस एरिया में सड़कों पर गाड़ी यहाँ से वहाँ भगाने लगा कि शायद किसी सवारी की नज़र मुझ पर पड़ जाए। मगर मैं नाकाम रहा और रात के 10 बजे मैं खाली हाथ ही घर वापस आ गया। मेरी बहन ने मुझे देखा तो खुशी से मेरे पास भाग कर चली आई और कहने लगी, आबिद आज कितने पैसे जमा करके आए हो? मेरे कंधे ठलक गए थे। मैं बोला, बाजी आज तो कमाई नहीं हुई, कोई कहा कोई सवारी इतनी जल्दी नहीं मिलती। बाजी ने मेरे सर पर हाथ रखा और कहने लगी, कोई बात नहीं, अल्लाह ताला मालिक है। जिसने हमें गाड़ी खरीदने की तौफीक दी है वही हमारी आगे भी मदद करेगा। मैं मुस्कुरा दिया था। कमरे में जाने लगा तो बाजी ने कहा, आ जाओ आकर खाना खा लो।
मैं बोला, बाजी घर में कुछ खाने के लिए ही नहीं है, तो आज खाना कैसे बन गया? बाजी मुस्कुरा कर कहने लगी कि मोहल्ले में देख बट रही थी, उन्होंने ही चावल भेजे हैं, हम तो पेट भर कर खा लिए हैं और तुम्हारे लिए भी रखे हुए हैं। ये बात सुनकर मेरे लबों पर मुस्कुराहट ठहर गई थी। मैं सारे दिन का भूखा प्यासा था, इसलिए खाने का जिक्र सुनकर खुश हो गया। मैंने जी भर कर खाना खाया था, इसीलिए रात को भी मैं पुरसुकून सोया था। सुबह उठकर फिर से मैं सवारी की तलाश में सड़कों पर ख्वार होता रहा। मुझे तो इस बात का भी इल्म नहीं था कि टैक्सी होने के बावजूद भी सवारी मिलना इतना मुश्किल काम है। दूसरे दिन भी मैं खाली हाथ घर लौट आया और फिर यही सिलसिला चल निकला। पूरे 8 दिन मैं यूं ही घर से निकलता और खाली हाथ लौट आता। अब तो बाजी भी परेशान रहने लगी। उन्हें यही लगा था कि जैसे ही टैक्सी खरीदी जाएगी सब कुछ ठीक हो जाएगा, मगर अब कुछ भी ठीक होता नज़र नहीं आ रहा था। यूं ही दिन गुजरते गए। मैं अपनी टैक्सी लेकर खड़ा हो गया था कि शायद मुझे कोई सवारी मिल जाए। तभी मेरे सामने एक मर्द आ गया। वो कहने लगा, मुझे मेरे घर तक छोड़ाओ। मैंने हामी भर ली तो वो मेरी गाड़ी में सवार हो गया। मैं मुस्कुरा कर बोला, आप मेरी टैक्सी के पहले सवार हैं। वो आदमी हंस दिया और बोला, क्या आज ही टैक्सी चलाना शुरू किया है तुमने? तो मैंने नफ़ी में सर हिला दिया और बोला कि पिछले 11 दिनों से सवारी की तलाश में मारा मारा फिरा हूँ, लेकिन अभी तक नाकाम रहा हूँ। तो वो आदमी कहने लगा कि यूँ सड़कों पर फिरते रहोगे तो सवारी नहीं मिलेगी, तुम्हें किसी अड्डे पर खड़ा होना चाहिए। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं बोला, अड्डे पर खड़े होने की इजाज़त नहीं है। तो वो कहने लगा कि मैं भी एक अड्डे का मालिक हूँ, मैं तुम्हें वहाँ जगह दिलवा देता हूँ। मैंने जल्दी से कहा कि मैं भत्ता देने की अहलियत नहीं रखता, मेरे पास तो बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। तो वो आदमी मुस्कुरा कर कहने लगा कि तुमने कभी नेकी का लफ्ज़ सुना है? मैं हक्का बक्का होकर उसकी जानिब देखने लगा। तो वो कहने लगा कि मैं तुम्हारे साथ नेकी कर रहा हूँ, मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला मुझे मज़ीद नवाजेगा और तुम भी मेरे लिए दुआ करना। मैं बहुत खुश हो गया था। फिर उस आदमी ने मुझे अपने अड्डे का एड्रेस समझाया तो मैं उसके साथ वहीं पहुंच गया। उस अल्लाह के नेक बंदे ने मुझे अपने अड्डे पर गाड़ी खड़ी करने की इजाज़त दे दी थी और फिर मेरी तवक्को से भी बढ़कर मेरी आमदनी होने लगी। मैं शाम को पैसों से भरी मुट्ठी के साथ घर वापस लौटता था। मैंने वो पैसे बाजी के हाथ पर रख दिए थे। बाजी भी बेइंतहा खुश हो गई थी। उन्होंने आगे बढ़कर मेरे सर पर बोसा दिया और कहने लगी, मुझे यकीन था कि अल्लाह ताला एक न एक दिन हमारे दिन फेर देगा। आज तुम कमा कर लाए हो तो उम्मीद है कि आगे भी सब कुछ अच्छा ही होगा। मैं बहुत खुश और मुतमईन था। अब तो जैसे हमारी ज़िंदगी ही बदल कर रह गई थी। हर रोज़ मुझे धड़ाधड़ सवारियाँ मिलने लगी और खूब कमाई भी होने लगी। मैंने चंद ही दिनों में मोहल्लेदारों के तमाम कर्ज उतार दिए। अपनी बहन के बेटे साथ को भी बेहतरीन स्कूल में एडमिशन करवा दिया। सब कुछ ठीक होने लगा था। अब मुझे एहसास होने लगा था कि एक इंसान की नेकी ने मेरी ज़िंदगी बदल कर रख दी है। मैंने भी ठान ली थी कि अगर मुझे अपनी ज़िंदगी में कभी किसी भी मोहताज या बेसहारा की ज़रूरत नज़र आई तो मैं ज़रूर उसकी मदद करूँगा, क्योंकि यही नेकी और हुस्न सलूक है जिसकी वजह से ये दुनिया आज कायम व दायम है। खैर, मैंने घर में राशन भी डलवा दिया था। हर चीज़ की रेल पेल होने लगी थी। मैं सुबह का गया, रात 10 बजे घर लौटता। बाजी फ़िक्र किया करती थी। वो कहने लगी, आबिद तुम थोड़ा सा आराम भी कर लिया करो, यूँ तो तुम बीमार पड़ जाओगे, थकन तो होती होगी ना। तो मैं हंसकर नफ़ी में सर हिला देता और कहता, बाजी पैसा बहुत ताकतवर चीज़ है, मैंने उसके बगैर भी ज़िंदगी गुजार कर देखी है। वो ज़िंदगी बहुत बेरौनक और बहुत फीकी सी थी, और अब जब हमारे पास सब कुछ है तो मुझे महसूस हुआ है कि पैसा ज़िंदगी गुजारने के लिए बहुत ज़रूरी है। मगर इस चीज़ को हासिल करने के लिए अगर मैं थोड़ी बहुत मेहनत कर लेता हूँ तो इसमें क्या हर्ज है। मैं अपनी ज़िंदगी से खुश और मुतमईन हूँ। बाजी मेरी बातें सुनकर हंस दिया करती थी। यूँ अब घर में खुशियाँ ही खुशियाँ थीं। एक रात बिजली चली गई तो हम सब नींद से जाग कर बैठ गए थे। मैं नींद से उठकर बैठा तो मेरा भांजा साद भी मेरे पास ही आ बैठा। वो कहने लगा, मामू आप अच्छी खासी कमाई करने लगे हैं, तो आपसे मेरी यही दरख्वास्त है कि अब आप थोड़ी सी घर की भी मुरम्मत करवा लें, घर भी ज़रा ठीक करवा लें। मेरा तो इस घर में दिल बहुत घबराता है। मेरे अब्बा का घर बहुत प्यारा था। मैंने साद की बात सुनी तो मेरा दिल दुख सा गया था। साद के अब्बा का घर वाकई बहुत खूबसूरत था, मगर जब साद के अब्बा का इंतकाल हुआ तो इन दोनों माँ बेटे को घर से मनहूस कहकर निकाल दिया गया था और अब वो हमारे घर में रह रहे थे। हमारा घर पुराने वक्त का बनाया हुआ था। ये आज़ादी से पहले का घर था। जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो ये घर मेरे दादा के हिस्से में आया। इसके बाद ये घर मेरे अब्बा को मिला और अब हम सब इसी घर में रह रहे थे। मेरे अब्बा ने इस घर की मुरम्मत नहीं करवाई थी, क्योंकि घर में इतना पैसा ही नहीं था कि हम पेट भर कर खाना खाने के बाद कुछ बचा कर रख सकते, जिससे ये घर भी ठीक हो जाता। मैंने अपने भांजे के सर पर हाथ रखा और बोला, तुम फिक्र ना करो, आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन बिजली के लिए मैं इंतज़ाम कर दूंगा। मैं एक यूपीएस खरीद लूंगा। मेरी बात सुनकर मेरा भांजा भी इंतहाई खुश हो गया था। खैर, चंद दिनों की मजीद कमाई के बाद मैंने एक छोटा सा यूपीएस ले लिया था, जिससे 3-4 पंखे चल जाया करते थे। सब कुछ बिल्कुल ठीक हो गया था, मगर फिर एक सुबह मुझ पर ऐसी आफत आई कि सब कुछ ही बदल कर रह गया। मैं सुबह सवेरे टैक्सी लेकर घर से निकला तो देखा
सड़क पर एक नौजवान लड़की का एक्सीडेंट हो गया था और वो सड़क पर ही तड़प रही थी। उसके इर्द गिर्द लोग हुजूम की सूरत में खड़े थे, मगर कोई भी आगे नहीं बढ़ रहा था। मुझे बहुत अफसोस हुआ कि लोग तमाशा देख रहे हैं, मगर इस बेचारी की मदद कोई नहीं कर रहा। मैंने उसे गाड़ी में डाला और हॉस्पिटल ले आया। हालांकि लोग मुझे मना करते रहे कि यह पुलिस केस है, मगर मैंने अपनी भी परवाह नहीं की। लड़की के पास मौजूद चीज़ों के ज़रिए उसकी शनाख्त कर ली गई। उसके बाप को भी हॉस्पिटल बुला लिया गया। तब पता चला कि लड़की का बाप बहुत गरीब है और डॉक्टर्स ने उसका ऑपरेशन करने से इनकार कर दिया है, क्योंकि ऑपरेशन के लिए 1 लाख रुपए दरकार थे। लड़की का बाप एक एक शख्स के सामने हाथ जोड़ रहा था और मदद की अपील कर रहा था, मगर कोई भी 1 लाख देने पर राजी नहीं था। वो आदमी कहने लगा कि किसी की एक नेकी से मेरी बच्ची की जान बच सकती है। खुदारा कोई मेरी मदद करे, पैसों की क्या हैसियत है। ये तो आने जाने वाली चीज़ है, मगर ज़िंदगी लौट कर वापस नहीं आती। खुदा के लिए मेरी मदद कीजिए। मुझे खुद से किया हुआ वो अहद याद आ गया जो मैंने किया था कि जब किसी को मेरी मदद की ज़रूरत होगी तो मैं ज़रूर उसके काम आऊँगा। मेरे पास 1 लाख रुपए नहीं थे, इसलिए मैंने फ़ौरन अपनी टैक्सी भेज दी। वो सारा पैसा उस लड़की के इलाज पर लगा दिया। लड़की का ऑपरेशन शुरू हो गया था। मैं उसके गरीब वालिद के साथ ही खड़ा था। मैं हर लम्हा उनकी मदद करता रहा, साथ-साथ उनकी अहमियत भी समझाता रहा और उन्हें दिलासा भी देता रहा। शाम के 6 बजे तक उस लड़की का ऑपरेशन कामयाबी से मुकम्मल हो चुका था और वो होश में भी आ गई थी। इसलिए मैंने लड़की के वालिद से अपने घर जाने की इजाज़त मांगी। उसने मुझे बहुत सी दुआएं दी और बोला, तुम्हें इसका इनाम मिलेगा। मैं मुस्कुराकर हॉस्पिटल से निकल गया और पैदल ही घर की जानिब रवाना हो गया। मेरे लिए यही काफ़ी था कि मुझे दुआएं मिल गई थी। घर में राशन वगैरह पहले ही मौजूद था, इसलिए मुझे टैक्सी बेचने पर ज़्यादा अफसोस नहीं हुआ। मैंने सोचा जब तक घर की चीज़ें ख़त्म होंगी तब तक मुझे कोई ना कोई काम ज़रूर मिल जाएगा, और मुझे उम्मीद थी कि उस बुज़ुर्ग की दुआएं रायगा नहीं जाएंगी। अल्लाह ताला मेरी मदद ज़रूर करेगा। खैर रात क्या है, जब मैं घर के अंदर दाखिल हुआ तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि मेरे घर की हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। हर शय उजड़ी पड़ी थी। ऐसा लगता था जैसे कोई बहुत बड़ा तूफ़ान मेरे घर से होकर गुजरा हो। मैं जल्दी से अंदर दाखिल हुआ तो मेरी बहन दौड़ती हुई आई और मेरे गले लग गई और फूट-फूट कर रोने लगी। मैं बोला, मुझे कुछ तो बताओ, ये क्या हुआ है? ये सब किसने किया है? वो बोली, आबिद, हमारे साथ बहुत जुल्म हो गया। न जाने किसने पुलिस को झूठी इत्तला दे दी कि हम मंशियात का कारोबार करते हैं। इसीलिए वो हमारे घर छापा मारने आए थे। उन्होंने घर की एक-एक चीज़ उठाकर तहस-नहस कर दी और साथ ही जो तुमने राशन डलवाया था वो भी उठा कर ले गए, और ये कहने लगे कि हमने इसको भी चेक करना है, कहीं इसमें मंशियात ना छुपाई हो। मैंने जब ये बातें सुनी तो मैं हक्का-बक्का रह गया कि ये सब मेरे साथ कैसे हो सकता था। मैंने देखा कि हमारे सेहन को भी खोट डाला गया था। मेरा 6 साला भांजा एक चारपाई पर डरा सहमा बैठा था। मैं उसके पास गया और बोला, साथ बेटा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा और बोला, मामू, मैं परेशान नहीं हूँ। मुझे उम्मीद है कि जिस तरह आपने पहले सब कुछ ठीक कर दिया था, अभी आप वैसे ही सब कुछ ठीक कर देंगे। अब तो आपके पास टैक्सी भी है, मेरी अम्मी को अपने ज़ेवर बेचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साथ की ये बात सुनकर मुझे शर्मिंदगी ने आ घेरा। उस बच्चे को क्या मालूम था कि मैं तो टैक्सी भी बेच आया हूँ। सबके चेहरे उतरे हुए थे, मगर फिर भी उन्हें उम्मीद थी कि आबिद सब कुछ ठीक कर देगा। अब तो मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था। मुझे तो उम्मीद भी नहीं थी कि मेरे साथ ऐसा हो सकता है। मेरे दिमाग में बाबा जी की दुआएं घूमने लगी। उन्होंने मुझे दुआएं दी थी, मैंने नेकी की थी, उसका सिला मुझे क्या मिला था कि जब मैं घर वापस आया तो मेरा घर ही उजड़ा हुआ था। रात यूं ही गुजर गई, मैं सबको दिलासे देता रहा। सुबह जब मैं काम पर नहीं गया तो बाजी कहने लगी, आबिद, तुम काम पर जाओ, कमाओगे नहीं तो हम खाएंगे कहाँ से? अब तो हमारे घर में ना दाल है, ना आटा है, ना ही मैं रोटी पका सकती हूँ। मैं बोला, बाजी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, हम किसी मोहल्लेदार से कर्ज दे लेंगे। तो बाजी ने मुझे घूर कर देखा और बोली, यही मोहल्लेदार हसद का शिकार हो गए थे, तभी इन्होंने पुलिस में हमारी शिकायत की थी। ना वो हम पर झूठी तोहमत लगाते और ना ही हम पर ये दिन आता। देखो तो ज़मीन तक खोद क्या है। क्या हमने सेहन में मनशा छुपा रखी थी? मैं खामोश रहा। बाजी को टालने के लिए मैं घर से बाहर तो निकल गया, मगर मैं कहाँ से कुछ कमाता। शाम को जब मैं खाली हाथ वापस आया तो सबके मुंह लटक गए थे। मेरा भांजा कहने लगा, मामू, मुझे भूख से बुरा हाल हो रहा है, कुछ तो ले आए। मैं फ़ौरन बाहर किया और मोहल्ले की दुकान से कुछ सौदा उधार ले आया। मैंने घर में रखा तो बाजी मेरे पास आकर बैठ गई और कहने लगी, आबिद, मुझे लग रहा है कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। तुम बहुत परेशान दिखाई दे रहे हो, मुझे बताओ तो हुआ क्या है तुम्हारे साथ? मैंने कहा, बाजी, मैंने वो टैक्सी बेच दी है। मेरी बहन हक्का बक्का रह गई। बोली, तुमने ये क्या किया? ये क्या कह रहे हो तुम? टैक्सी क्यों बेच दी? तो मैंने उन्हें सारी बात बता दी कि किस तरह एक लड़की मौत के मुंह में जा चुकी थी। उसके इलाज के लिए पैसों की ज़रूरत थी। अगर मैं इंतज़ाम ना करता तो वो लड़की जान से हाथ धो बैठती। बाजी खामोशी से मेरी तरफ देखती रही। वो कुछ कहना चाह रही थी मगर कह ना सकी। फिर बोली, तुम्हारी नेकी अब हमारा पेट भरेगी क्या?
सारी ज़िंदगी तो भूखे रहे, अब हाथ में 4 पैसे आए तो तुम्हें नेकी का बुखार चढ़ गया। मुझे तुम ये बताओ कि आज तक तुम्हारे साथ किसी ने नेकी की थी? तुम्हारी बहन ने अपने ज़ेवर बेचे, तब जाकर हमारे घर के हालात ठीक हुए और तुमने वो टैक्सी ही नेकी की नज़र कर दी। साद बोला, आबिद मामू ने अच्छा काम किया, ऐसे कुछ मत कहो। बाजी कहने लगी, हमें क्या मिलेगा इस अच्छे काम से? इस लड़की का बाप कहीं से भी पैसों का इंतज़ाम कर लेता, कम से कम हमारे पेट पर तो आबिद वार ना करता। ये बातें सुनकर मैं बहुत गमज़दा हो गया और रोने लगा। मेरी बहन कहने लगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मगर उनके कहने के बावजूद कुछ भी ठीक ना हुआ। सब कुछ फिर पहले जैसा होने लगा। हमारे घर में दोबारा फाकी और गुर्बत आ गई। बाजी सारा दिन मुझे बातें सुनाती रहती, जबकि साथ बहुत उदास रहता। वो मेरे पास आकर बैठ के और बोला, मामू ये नेकी बहुत बुरी चीज़ होती है। मैं फ़ौरन बोला, नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तो वो बोला, जिस दिन आपने ये नेकी की है, हमारे घर की हालात ही ख़राब हो गए हैं। मुझे तो लगता है कि नेकी अच्छी नहीं होती। मैंने उसके सर पर हाथ फेरा और बोला, बेटा नहीं, नेकी तो अच्छी होती है, मगर आजमाइश भी तो अल्लाह ताला की तरफ से ही आती है। तुम समझो कि ये आजमाइश अल्लाह ताला की तरफ से आई है। मुझे उम्मीद है कि एक न एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। साद उदास बैठा रहा तो मैंने कहा, जाओ सेहन में जाकर खेलो। वो बोला, मामू सारा सेहन टूटा पड़ा है, वहाँ खेलता हूँ तो पाँव जख्मी हो जाते हैं। मैं बोला, टूटे हुए सेहन के पास ही बैठ कर खेलो, छोटे बच्चों को तो मिट्टी में खेलने का बहुत शौक होता है। तुम भी मिट्टी में खेलो, दिल लग जाएगा। इतना कहकर वो कमरे से बाहर निकल गया और मिट्टी में खेलने लगा। जब मैं बिस्तर पर लेटा तो सोचने लगा, तो ख्याल आया कि नेकी हर इंसान के बस की बात नहीं है। मुझे कम से कम ये तो सोचना चाहिए था कि गाड़ी बेचकर गुजारा कैसे होगा। मगर फिर मेरी आंखों के सामने उस लड़की के वालिद का चेहरा आ गया। उसके चेहरे की खुशी नाकाबिले बयान थी। थोड़ी देर बाद साथ दौड़ता हुआ आया और कहने लगा, मामू सेहन में कोई चीज़ पड़ी है। मैं हैरान होकर उसके साथ बाहर आया। उसने इशारा किया कि सेहन में कोई चीज़ है। वो बोला, मामू ये किसी की लाश है। ये सुनकर मैं और घबरा गया कि कहीं हमारे लिए कोई नई आजमाइश ना खड़ी हो जाए। मैंने साथ को पीछे किया और खुद हाथों से मिट्टी खोदने लगा। वहाँ पर एक सफ़ेद कपड़ा था। जब मैंने मज़ीद मिट्टी हटाई तो देखा एक छोटी सी पोटली थी। मैं डर भी रहा था कि इसे खोलूं या नहीं, मगर मैंने हिम्मत जमा की और अल्लाह ताला का नाम लेकर पोटली खोल दी। ये देखकर मेरी आंखें चुंधे आ गईं, क्योंकि इसमें सोने के ज़ेवरात थे। सिर्फ यही नहीं बल्कि सोने के सिक्के भी थे। मैं ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाया, बाजी जल्दी से इधर आओ। वो दौड़ती हुई आई। जब उनकी नज़र ज़ेवरात पर पड़ी तो वो भी हैरान रह गईं। तहकीक से मालूम हुआ कि ये ज़ेवरात यहाँ से हिजरत कर जाने वालों के छोड़े हुए थे और मुद्दतों से यहीं दबे पड़े थे। शायद सदियाँ यूं ही गुजर जाती, मगर ये हमारे हिस्से की दौलत थी। हम सब की आंखों में आंसू थे। उन ज़ेवरात ने हमारे बहुत काम आए। हमारी ज़िंदगियाँ यकसर बदल गई, हमारे हालात संवर गए। मेरी बहन ने जो ज़ेवरात बेचे थे वो भी नए बनवा दिए गए। हमने पोश इलाके में नया घर ले लिया। मेरी बहन के लिए भी एक अच्छा रिश्ता आ गया। वो लड़का साद को भी कबूल करने पर तैयार था। बहन की रजामंदी से अम्मी ने ये रिश्ता तय कर दिया। मेरी बहन ब्याह कर अपने घर चली गई और अब वो बहुत खुश थी। अब अम्मी अक्सर मेरे पास आकर बैठती और कहती, आबिद हमारे हालात जो बदले हैं ना, वो सिर्फ तुम्हारी वजह से मुमकिन हुए हैं। अगर तुम नेकी ना करते तो हम आज भी 2 वक्त की रोटी को तरस रहे होते। तुमने अपनी हैसियत से बढ़कर नेकी की थी, इसीलिए अल्लाह ताला ने भी हमारी औकात से बढ़कर नवाजा। ये अल्लाह ताला के काम है, वो किसी का एहसान नहीं रखता, नेकी का बदला लौटा कर ज़रूर देता है। जैसे मेरे साथ हुआ, मैंने अपनी ज़िंदगी के तजर्बे से यही सीखा है कि अल्लाह ताला अपनी मखलूक के साथ भलाई करने वालों को बहुत नवाजता है। दोस्तों, आपकी स्टोरी के बारे में क्या राय है? कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं और अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल शायान स्टोरीज़ को सब्सक्राइब कर दें। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।